द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो शाम के 7 बज चुके हैं और रोज शाम के 7 बजे हम लोग अपनी आगामी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में सुपर टैट और यूपी टैट इन दोनों परीक्षाओं के लिए गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। बहुत सारी माताएं बहनें हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जिनका गणित में डर लगता है, उस डर के कारण उनका यूपी टैट और सुपर टैट में नंबर कम रह जाते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग आपके गणित के डर को बिल्कुल खत्म कर देना है और हमारा जो टारगेट है यूपी टैट में 30 में से 30 और सुपर टैट में 20 में से 20 नंबर आपको लाना ही है। सरकारी नौकरी तभी मिलेगी जब सुपर टैट में गणित में आपके अच्छे नंबर होंगे। इसके लिए हम लोग जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं उसके मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हम लोगों ने बना के चला है। पहला, गणित हमारा सीखने का विषय है, रटने का विषय नहीं है। रोज नए नए कॉन्सेप्ट सीखिए, कुछ ना कुछ जानिए, समझिए। जिस प्रकार हम लोग सामान्य अध्ययन यानी जीएस और जीके रटते हैं उस तरह भैया गणित के प्रश्न नहीं रटे जाते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हम देखते हैं गलती करते हैं, ये प्रश्न आ जाएगा इसमें ये कर लेंगे, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। रटना नहीं है, गणित में हमें अपने सीखना है, अपना कॉमन सेंस को डेवलप करना है। दूसरा हमारा मेन उद्देश्य है कि प्रत्येक चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उन कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, जानना है और इसके साथ साथ कुछ हमें ट्रिक भी सीख लेना है जिससे हमारे प्रश्न जल्दी सॉल्व हो सकें। और तीसरा हमारा मेन उद्देश्य जो है यहाँ पर तीसरा हमारा जो मेन उद्देश्य है, जो आपके सुपर टैट हो चाहे यूपी टैट हो, उसमें आपके कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आप मौखिक ही सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों को हमें मौखिक ही सॉल्व करना है। भैया अपने जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें बनना है तो सरकारी अध्यापक ही बनना है, क्योंकि अध्यापक की नौकरी बहुत ही अच्छी नौकरी होती है। तो आज हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है वो सारे मिक्स प्रश्न हैं। हम लोग आज आपके लिए 10 प्रश्न लेके आए हैं और 10 प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं। इनको आराम से देखिए, समझिए, बहुत ही मजा आएगा। ये कैलेंडर का प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर लिखा है जो वर्ष दिया गया है 2007, इसके निकटतम कौन सा कैलेंडर वर्ष समान होगा, यानी कि पूरा कैलेंडर जो है 2007 के समान कौन सा कैलेंडर है। तो चलिए इसका हम आपको ट्रिक बता देते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर आपको वर्ष दिया गया हो उसमें क्या करिए 4 का भाग कर देंगे। तो 4 का भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ शेष तो आएगा ही, ठीक है। शेष आएगा तो हमें क्या जोड़ना है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर शेष 0 आता है तो आप कितना जोड़ेंगे, उस वर्ष में 28 जोड़ देंगे। अगर आपका शेष 1 आता है तो कितना जोड़ेंगे, आप 6 जोड़ेंगे। और अगर आपका शेष 2 अथवा 3 आता, चाहे 2 आए चाहे 3 आए, तो कितना जोड़ देंगे, 11 वर्ष। ये वर्ष है, ये वर्ष आपको जोड़ देना है, ठीक है। ये इसकी ट्रिक होती है। अब देखिए 2007 में अगर हम 4 का भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। 3 शेष बचने का मतलब आपको कितना वर्ष जोड़ना है, 11 वर्ष जोड़ना है। तो 2007 में जब 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आंसर, 2018। 2018 आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। ये बात समझ आ गया। इस प्रकार का जब भी प्रश्न दिया हो उसमें 4 का भाग कर देना, जितना शेष बचेगा उसी हिसाब से उतने वर्ष आपको जोड़ देना है, आपका फटाफट आंसर आ जाएगा। गले में कुछ ज्यादा ही खराश हो गई है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक समंजस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 308 है वर्ग सेंटीमीटर है। इनके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अच्छा, इसका आधा होता है। भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से जो चतुर्भुज बनता है वो मुख्य चतुर्भुज का आधा होता है। तो 308 का आधा करेंगे तो 154 आएगा। 154 आपका आंसर सही होगा। चलिए इसको समझा भी देते हैं। मान लेते हैं ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है। चित्र बढ़िया नहीं बना है, चलिए कोई बात नहीं। ये इसके मध्य बिंदु हैं, ठीक है। इन मध्य बिंदुओं को मिला के एक हमें चतुर्भुज बनाना है। तो जो बाहर वाला चतुर्भुज है इसका आपको क्षेत्रफल दिया गया है 308 और ये मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो बना है इसका पूछ रहा है। तो इसका कितना होता है, इसका पूरे वाले का आधा होता है। तो पूरा कितना है, 308 है, इसका आधा कर देंगे तो 154 आपका आंसर आ जाएगा। आसान प्रश्न है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। समचतुर्भुज ABCD में कोण का अनुपात आपको दिया गया है। अच्छा चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कोणों का अनुपात दिया गया है। समचतुर्भुज जो कोई भी चतुर्भुज होता है उसके टोटल जो कोणों का योगफल होता है वो 360 होता है। यहाँ अनुपात कितना दिया है, 4, 7, 10 और
15। इनको अगर जोड़ेंगे 4 7 11, 10 21 और 15 हो जाएगा आपका 35 1 36। तो 36 अनुपात की वैल्यू 360 डिग्री आपको दिया गया है। 36 का भाग करेंगे तो 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी कितना भैया, आपका 10 डिग्री आ जाएगी। निकालना क्या है, बी और सी। बी यानी दूसरे नंबर वाला और सी मतलब तीसरे नंबर वाला। दूसरे नंबर पे 7 है, तीसरे नंबर पे 10 है। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17। यानी कि आपको 17 अनुपात की वैल्यू निकालनी है। तो 1 अनुपात बराबर 10, तो 17 अनुपात बराबर 170। कहाँ पर है 170, विकल्प डी है। विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। मौखिक प्रश्न था, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। इसको आप मौखिक ही सॉल्व कर सकते हैं, पेन उठाने की यहाँ पर आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये भी आसान प्रश्न है। मुझे लगता है आज जितने भी प्रश्न है सब आसान प्रश्न है। एक मतलब समकोण त्रिभुज है, उसमें बी वाला कोण है 90, ठीक है। अब ए और सी में 1 अनुपात 2 का अनुपात, यानी कि ए जितना है सी उसका 2 गुना है। सी कितना है, 2 गुना है किसका, ए का। तो ए जितना भी है सी उसका 2 गुना है। तो आपको पता है टोटल 380 अंश होता है, तीनों कोणों को मिलाकर 380 अंश होता है। तो बीच वाला जो बी है वो तो हो गया 90। सी हमारा 2 गुना है किससे, ए से। तो स्वाभाविक सी बात है ए अगर 30 अंश होगा और सी उसका 2 गुना 60 अंश होगा, ये 2 गुना है ना, सी उसका 2 गुना 60 अंश होगा और बी हमारा 90 है, ये है। तो इन तीनों को जोड़ने से आपका 180 आ जाएगा। यानी कि 2 कोणों का योगफल, इन 2 कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, हमारा 90 होना चाहिए। इन 2 कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, जिसमें से एक कोण दूसरे का 2 गुना है। तो जो हमारा वैल्यू बनेगी वो 360 ही बनेगी, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं बन सकती है। यानी कि ये प्रश्न आपको मौखिक ही सॉल्व करना था और सी का मान निकालना है। सी का मान है 60, विकल्प सी आपको यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान प्रश्न है, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। x का मान निकालना, देखो ये ए डी लाइन है भैया, ए डी लाइन है। ए डी लाइन के एक ही तरफ, ए डी लाइन की एक तरफ जितना भी कोण बनता है उसका टोटल 180 होता है। तो यहाँ पर 3 कोण बन रहे हैं, 2x 3x और 4x। इनको जोड़ेंगे 3 2 5 5 4 9। तो 9x बराबर हो गया भैया 180। 9 का भाग कर दो, x बराबर हो गया 20 अंश। अरे यार आज तो सारे प्रश्न आसान है, कोई दिक्कत। इसमें जो अच्छे स्टूडेंट हैं जिनका गणित थोड़ा बहुत मजबूत है वो सोच रहे होंगे कि आज बहुत ही आसान प्रश्न है। तो बहुत आसान प्रश्न हम लेके नहीं आए हैं। यहाँ पर जो आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसमें जो प्रश्न थे वही हमने यहाँ पर लिया है, कोई अपने मन से प्रश्न नहीं लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। 2 संख्याओं का योगफल 15 और गुणनफल 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। तो फिर से समझ लो भैया, 2 संख्याओं का योगफल कितना है 12 है और गुणनफल कितना है 35 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल जो होता है 12/35 होता है। ठीक है, ये मौखिक प्रश्न है। 12/35 कहाँ है, यहाँ पर है। विकल्प बी आपका सही है। चलिए इसको समझा देते हैं। योगफल 2 संख्याएं मान लो, a + b मान लो, इनका योगफल कितना दिया गया है 12 दिया गया है। और उनका गुणनफल यानी a × b कितना दिया गया है आपका 35 दिया गया है। आपको निकालना क्या है, व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रम मतलब होता है a 1/a प्लस के 1/b। ए का व्युत्क्रम आपने संख्याएं क्या मानी है, आपने संख्याएं यहाँ लिख लेते हैं, ए और बी मानी है। इनका जो व्युत्क्रम होगा वो 1/a होगा और प्लस 1/b होगा। इनका योगफल निकालना है। ठीक है, ठीक, चलिए आंसर आपको पता है चल गया। जब योगफल और गुणनफल दिया गया हो, उनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालना हो तो योगफल यानी कि 12 में गुणनफल यानी कि 35 का भाग करेंगे, 12/35 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कैसे आता है उसको आपको हम समझा रहे हैं। आप क्या करिए, ये समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण आपका 2 है। समीकरण 2 का भाग 1 में कर दीजिए। तो a में भी ab का भाग होगा और b में भी ab का भाग होगा। ठीक है, इधर कितना है 12 और इधर कितना हो गया नीचे 35। ठीक है, ऊपर वाले समीकरण का नीचे वाले समीकरण में भाग कर दिया है। तो यहाँ a से a कट गया तो कितना बचा, 1/b बचा है। यहाँ पर b से b कट गया, कितना बचा 1/a बचा। यहाँ पर कितना है 12/35 है। आ गया। अब 1/a को चाहे आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/a + 1/b की वैल्यू आ गई 12/35। आपका आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, मौखिक प्रश्न था। अगर आपको जानकारी है कि योगफल में गुणनफल का भाग करने से व्युत्क्रमों का योगफल निकल आता है तो ये मौखिक प्रश्न है, इसमें पेन उठाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुँच गया, हाँ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 25 के लिखो 5x का होल स्क्वायर।
ठीक है भाई, और प्लस बीच वाली संख्या रहने दो, इसको 9y² को लिखो 3y का होल स्क्वायर, और प्लस है और बीच में भी प्लस का निशान है, यहाँ 2, a का मान है 5x और b का मान है 3y। अब इसका अगर बीच में गुणा करेंगे तो 5 में 10, 10 तिहाई 30, यानी 30xy हो जाता है, जो कि बीच में दिया गया है। यानी कि ये क्या बन गया, a² प्लस के 2ab और प्लस के b² का फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 5x और b की वैल्यू है 3y, तो 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, बराबर है 0। अगर वर्गमूल हटा देंगे तो 5x प्लस के 3y आएगा, और कहाँ पर है 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर था, वर्गमूल हटाया तो 5x प्लस 3y ही बचा। कुल मिला के आपका पहला वाला विकल्प सही है। आज ज़्यादा दिक्कत भरे प्रश्न नहीं है, हो सकता है आगे आपको कुछ अच्छे प्रश्न मिले, खतरनाक वाले। देखो भैया, ये भी आपका मौखिक ही प्रश्न है। अगर ये प्रश्न आ जाए तो आप आंसर क्या देंगे, आप आंसर बी देंगे। ये फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ की जो वैल्यू होती है वो 3abc होती है। अब कैसे होती है, ये फार्मूला ही है, इसलिए इसका मौखिक ही आंसर था, लेकिन ये कैसे होता है उसको आप समझ लीजिए। चलिए, एक लंबा चौड़ा फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा, a³ प्लस के b³ और प्लस के c³ और माइनस के 3abc बराबर a प्लस के b प्लस के c, ठीक है। और यहाँ रहेगा a² प्लस के b² प्लस के c² माइनस के ab माइनस के bc माइनस के ca। ये लंबा चौड़ा सा फार्मूला था, इसे याद कर लीजिएगा। अब इसमें क्या करना है, प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है कि अगर ये वाली संख्या a प्लस b प्लस c 0 हो तो ये 0 होगी, तो जो हमारा LHS में है सारे टर्म हैं वो 0 हो जाएंगे। तो ये हमारा बचा a³ प्लस के b³ और प्लस के c³, ये इधर तो सब 0 हो गया है, तो ये माइनस के 3abc है, इसको इस तरफ भेज दो तो ये प्लस के 3abc हो जाएगा। तो यही आपका फार्मूला बन गया, a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू 3abc होती है। कब होती है, जब हमारा a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो देखो यार, कितना आसान से प्रश्न है, इसको तो आप फटाफट कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर देखिए, जो दशमलव लिखा है ना, इससे हम डरते हैं, दशमलव की चीज़ों को सॉल्व नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको 121 बटे दशमलव हटा के नीचे 100 लिख देते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए 2 जीरो नीचे आएगा, और यहाँ पर है 9, दशमलव के बाद 2 अंक है यानी 2 जीरो आएगा। मध्यानुपाती निकालना है, मध्यानुपाती को हम x मान लेते हैं। इसका फार्मूला होता है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए, गुणा करके उसका वर्गमूल ले लीजिए, वही हमारा मध्यानुपाती होता है। ठीक है, गुणा करके वर्गमूल निकाल लेना है। 121 का वर्गमूल 11 आएगा, 100 का वर्गमूल 10 होता है, मल्टीप्लाई 9 का वर्गमूल 3 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है, यानी कि आपका हो गया 33 बटे हो गया 100। नीचे 2 जीरो है, नीचे 2 जीरो है, यानी कि ऊपर क्या होगा, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ये आपका x की वैल्यू यानी मध्यानुपाती आ जाएगा। कहाँ पर है, सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत भरे आज हमारे पास प्रश्न नहीं है, आसान है। और ये आज का आखिरी प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए, अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न आ जाएगा तो बहुत सारे हमारे भाई बंधु नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रश्न आसान है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। पहले लिखा है 30 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु, शंकु की जो ऊंचाई है यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है 20 और त्रिज्या है 15। इसको पिघलाकर एक छोटे छोटे शंकु बनाए जाते हैं, जिसमें से जो छोटा वाला शंकु होगा उसकी ऊंचाई है 5 और उसकी त्रिज्या है 1.5। ठीक है, तो हमें निकालना है छोटे छोटे कुल मिला के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो बड़े वाले शंकु का जो आयतन होता है उसको हम मान लेते हैं 1/3 पाई, और ये r² और कैपिटल H। ठीक है, कैपिटल R और कैपिटल H मान लिया है। छोटे वाले शंकु का मान लेते हैं 1/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, बराबर रहेगा, और ये r² और H, इसका भाग कर देंगे तो कुल बड़े जो आयतन है, जो हमारा बड़ी आकृति है, उसके आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग करेंगे तो हमें छोटे शंकुओं की संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो 1/3 पाई और 1/3 पाई यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। r², त्रिज्या कितनी है, बड़े वाले की 15 है, तो स्क्वायर है यानी 15 × 15 रहेगा। h मतलब ऊंचाई कितनी है, बड़े वाले की 20, नीचे छोटे वाले की r² यानी त्रिज्या 1.5 है। 1.5 को हम लोग
15/10 लिख देते हैं, क्योंकि दशमलव से मतलब दशमलव एक दिक्कत भरी चीज़ होती है, तो उसको फ्रैक्शन में 10 लिख देना चाहिए। तो यहाँ 2 बार करना है, यानी 15/10 हमारा 2 बार रहेगा। ऊंचाई कितनी है भैया? 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 15 से 15 कैंसिल, ये 15 से ये 15 कैंसिल, ये 15 चौके हो जाएगा 15 चौके 20, यहाँ बचा 4। ये जो 10 है ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तीसरी संख्या ना, तीसरी संख्या पलट के ऊपर चली जाती है, यानी 2 जीरो ऊपर चले गए, तो कुल मिला के आपका 400 रहेगा। 400 आपका विकल्प ए जो कि है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज कुछ प्रश्न बहुत ही आसान थे, तो उम्मीद है आपने ये 10 में से 10 प्रश्न सॉल्व कर लिए होंगे, और इनको रोज अपना जो है आप कितने प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं, जैसे 10 का हम प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, 10 में से आपने कितने प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और रोज शाम को 7 बजे तैयार रहिएगा गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, और रोज आप गणित पढ़ेंगे तो भैया गणित इतनी मजबूत हो जाएगी ना कि यूपी टेट में आपके 30 में से 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, और सुपर टेट में अगर 20 में से 20 आ गए तो सरकारी नौकरी मिलना आपका बिल्कुल तय है, क्योंकि जो नौकरी मिलती है वो गणित के नंबरों से ही मिलती है। आपका पर्यावरण मनोविज्ञान तो सब कोई सॉल्व कर लेता है, लेकिन गणित में ही लोग पीछे रह जाते हैं। तो गणित विषय ही आपको सरकारी नौकरी देगी, इसलिए गणित में आपको मजबूत होना ही पड़ेगा। उसके लिए रोज भैया प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।